टॉपिक जो है आज का हमारा छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत हम लोग किस पे चर्चा करेंगे? छत्तीसगढ़ के नामकरण पर चर्चा करेंगे, उसको ऐतिहासिक संदर्भ में। ठीक है, किस संदर्भ में? ऐतिहासिक संदर्भ में हम उसकी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ का विभिन्न नामों के साथ साथ में वर्तमान नाम तक पहुंचने का सफर कैसा रहा। ठीक है, इस पर हम लोग महत्वपूर्ण क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के नामकरण को समझने से पहले आप ये ध्यान में रखिए कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ के नामकरण के विषय में जो इस परिप्रेक्ष्य में जो हमको उल्लेख मिलता है वो कहां से मिलता है? पाणिनि के अष्टाध्यायी से। पाणिनि का अष्टाध्यायी आप लोग साथ साथ में अपने नोटबुक में नोट करते चलेंगे ना। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा है। भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास का जो चैप्टर है वहां पे ये हमेशा पूछता है। ठीक है, जैसे 4-5 क्वेश्चन हर साल एंसेंट इंडिया से आता है, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की है, या पाणिनि की व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है। ये एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें विभिन्न प्रकार के सूत्रों के विषय में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में जो सूत्र बताए गए हैं कि जिसके अनुसार नामकरण किन्हीं क्षेत्रों का रखा जाता है। ठीक है, तो नामकरण रखने का पर्याय क्या होता था या किस प्रकार से नाम रखे जाते थे, वो बहुत चर्चित सूत्र है। इसमें सबसे पहले कहता है कि कोई क्षेत्र वहां रहने वाले मूल निवासियों के नाम से जाना जाता है, या वो जो समुदाय रहता है वो अगर पर्टिकुलर किसी जाति का है, किसी कुल का है, किसी वंश का है, तो उसके आधार पर क्षेत्र का नाम पड़ता है, या तो उस भूखंड के नाम पर उस रहने वाले समुदाय का नाम पड़ता है। जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में रहने वाला बिहारी, महाराष्ट्र में रहने वाला मराठी, छत्तीसगढ़ में रहने वाला छत्तीसगढ़िया। डिनोट हो गए। ठीक है, हम किसके अनुसार जाने गए? क्षेत्र के अनुसार जाने गए। ठीक है, हम क्षेत्र पे यहाँ पे बात करें, और राष्ट्र पे भी अगर हम बात करें, जैसे लिखने को आता है ना फॉर्म में, आपकी नेशनलिटी क्या है, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, तो अगर वहां पर भी हम लोग बात करेंगे तो अगर आपकी राष्ट्रीयता पूछी जाती तो आप क्या बताओगे? भारतीय बताओगे, इंडियन बताओगे। ठीक है, अमेरिकन तो नहीं लिखोगे? लिखोगे क्या? नहीं, जब तक वहां की सिटीजनशिप आपको या वहां की नागरिकता आपको प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, तब तक आप नहीं बोलोगे वहां कि आप अमेरिकी हो ऐसा करके। और भारत में एकल नागरिकता है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। तो क्षेत्र के आधार पर या वहां रहने वाले समुदाय के आधार पर क्या होता था? नामकरण होता था। ठीक, दूसरी चर्चा क्या? अब जैसे कोई वंश है उसमें अधिकतर नाम आप देखिएगा राजकुमारियों का। जैसे हम लोग चर्चा करते हैं, हम छत्तीसगढ़ में भी उसको पढ़ेंगे ही अभी। राजा भानुमंत की पुत्री का नाम क्या था? कौशल्या था, है ना। उसको भानुमती भी बोलते थे, है ना। भानुमती भी ऐसे उसका कहीं कहीं पे नाम आता है, लेकिन उसका मुख्य नाम क्या है? कौशल्या है। ठीक है, क्यों रखा नाम? क्योंकि क्षेत्र का नाम क्या है? कौशल है। ठीक है, उसी से वो क्या बन गया? कौशल्या बन गया। ठीक, पांचाल की राजकुमारी को महाभारत में क्या कहा गया है? पांचाली कहा गया है। रामायण में जनकपुर की राजकुमारी को क्या कहा गया है? जानकी कहा गया है, बोला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं? रेगुलर हम लोग वर्णन देखते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से क्षेत्र के आधार पर क्या होता था? नामकरण होता था। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर। ठीक, अब इसी के बाद हम लोग ये देखते चलेंगे, जैसे आप लोग को सबसे पहले ये मालूम है कि छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ? 1 नवंबर सन 2000। क्या आप लोग को मालूम है कि सन 2000 में 1 नवंबर को, क्योंकि 31 अक्टूबर तक ये तय हो गया था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का क्या होगा? विभाजन होगा। ठीक है, और रात के 12 बजे से क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के पुलिस ग्राउंड में उसी दिन राज्य के गठन को क्या किया गया? स्थापित किया गया, या राज्य के गठन को एक साक्षात्कार रूप दे दिया गया। ठीक है, कैसे दिया गया? रात को 12 बजे तय किया गया कि रात को जैसे ही 12 बजेगा वैसे ही सबसे पहले छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री माननीय श्री अजीत जोगी जी क्या लेंगे? शपथ लेंगे। मालूम है सबको? ठीक है, और बड़ी रोचक कहानियों में से कहा जाता है कि फटे कुर्ते में उन्होंने क्या किया था? शपथ लिया था।
ठीक है। और वो बताते हैं, है ना, अमित जोगी का एक इंटरव्यू भी अभी बीच में रिलीज हुआ, उसमें उन्होंने बताया कि पिताजी ने उस दिन जो है ना, रात भर अपने मुख्यमंत्री निवास को, पहले क्या जो मुख्यमंत्री निवास मिला हुआ था वो उतना अच्छा नहीं था, रहने लायक नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जो कलेक्टर रहने के दौरान जिस कलेक्टर निवास में उन्होंने क्या किया था, अपना लंबा समय लगभग 12 साल दिया था, उसी कलेक्टर निवास को मुख्यमंत्री निवास के रूप में बदलने का आदेश दे दिया सबसे पहले। और रात भर की वहां छत टपकी हुई थी, पानी भरा हुआ था, तो रात भर वहां से पानी भी फेंके बोलते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नाम जो है उसके स्पेशलाइजेशन को समझिए, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि शिवनाथ के उत्तर में 18 गढ़ और शिवनाथ के दक्षिण में 18 गढ़, 18 गढ़ों के समूह के साथ में ये क्या बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया। क्या बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया, हुआ। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ बना, तो जब छत्तीसगढ़ का जब लोगो बना, है ना, उसका जो हम देखते हैं छत्तीसगढ़ शासन का जो लोगो है, उसका मोनो है, प्रतीक चिन्ह जो है, उस प्रतीक चिन्ह में पूरा एक गोलाकार जो घेरा है, वो उसमें कितने गढ़ बने हुए हैं, 36 गढ़ बने हुए हैं। मैं बताऊंगा इस चैप्टर के अंत में, बताऊंगा कि गढ़ क्या होता है, किस प्रकार से बटा था और कौन कौन से गढ़ हैं। ठीक है, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ छत्तीसगढ़ का सर्वेक्षण गढ़ों का किसने किया वो भी बताऊंगा। तो छत्तीसगढ़ का लोगो डिजाइन किसने किया, ठीक है, अजीत जोगी ने किया था। अजीत जोगी के कहने पे तत्कालीन समय के सेवानिवृत्त जो आईएएस अधिकारी थे, सी के खेतान, क्या नाम था उनका, सी के खेतान, सी के खेतान जी ने छत्तीसगढ़ का लोगो क्या किया, डिजाइन किया, जिसमें वो जो सर्कल जो था उसमें छत्तीसगढ़ों को उन्होंने रखा, और साथ ही साथ क्या किया, बाद में उसमें नदियों को डाला गया, ऊर्जा का प्रतीक डाला गया, धान की बालियां डाली गई, शेर का जो सत्यमेव जयते वाला जो हमारा 4 सिंहों का जो प्रतीक चिन्ह है वो डाला गया। तो इस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ का प्रतीक चिन्ह भी क्या हुआ, निर्मित हुआ। ठीक है, तो नामकरण जैसे तय हुआ, उसे नाम के आधार पर भी हम क्या देखते हैं, छत्तीसगढ़ की वर्तमान व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास है। जैसे माननीय श्री भूपेश बघेल जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, अगर उनको उनकी सोच को अगर देखेंगे तो लगातार हम सुबह उठने के बाद क्या देखते हैं, कोई तहसील या जिला जरूर गठन हो जाता है। ठीक है, तो उनका एक संकल्प है कि छत्तीसगढ़ में 36 जिले होने चाहिए। ठीक है, तो वो स्वरूप भी देख रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के नाम से कई प्रक्रियाएं चल रही है, योजनाओं को भी उसमें प्रारूप दिया जा रहा है। अब कौशल्या माता के नाम से भी, है ना, कौशल्या मातृवंदना योजना चालू किया गया है, मातृत्व योजना हम लोग देख रहे हैं ना। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम जो स्वरूप रहा है, ठीक है, दूसरा छत्तीसगढ़ का वर्तमान में जिस तरीके से उसकी उपलब्धियां हैं, तो उसको भी प्रारूप देने के लिए नवीनतम प्रयोग क्या किए जा रहे हैं, आज भी किए जा रहे हैं। ठीक है, और उसका प्रभाव हम लोग कब देखते हैं कि प्राचीन इतिहास में जब नामकरण प्रारंभ होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी शिशु ने जन्म लिया है तो उसका नाम रखना अनिवार्य है, बिना नाम के तो नहीं जाना जाएगा कोई भी। आप मैं बिना नाम के जाने जा सकते हैं क्या, बिनाम बादशाह ऐसा टाइप का, ठीक है, नहीं होगा ना, उपनाम तो दिया ही जा रहा है। तो इसीलिए नामकरण का जो पहला सूत्र हमको प्राप्त होता है वो किसमें प्राप्त होता है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में। ठीक है, और इसके सूत्र में कलिंग और कौशल दोनों का उल्लेख किया गया है पाणिनि के अष्टाध्यायी में। तो अब अपन क्रम से देखते हैं कि विभिन्न अभिलेखों में क्या क्या मिलता है, कोई प्रशस्तियों में, है ना, साथ ही साथ कई शिलालेखों में हमको अलग अलग उल्लेख मिलता है कि छत्तीसगढ़ का नामकरण किस तरीके से किया गया। कहीं पे हमको दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है, कहीं पे कौशल का उल्लेख मिलता है, कहीं पे हमको महाकौशल कहा गया, छत्तीसगढ़ कहा गया, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ का पर्याय किस तरीके से आने लगा, वो सारी चीजों के ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। समझ में आया यहाँ तक, बिल्कुल ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोमिसा ये स्लाइड पर ऐसे घुमा देना इस तरफ मेरे साइड पे, ठीक। सबसे पहला देखते हैं हम लोग क्या, दक्षिण कौशल। ठीक है, ये उसको ऐसा पलट देना, ऐसे घुमा, हाँ उधर ला, बस ठीक ठीक, है ना। सबसे पहला हमारा क्या, दक्षिण कौशल। ठीक है, छत्तीसगढ़ को प्राचीन समय से ही सबसे ज्यादा अगर किसी नामों से प्रयोग किया गया तो वो कौन सा है, आपका दक्षिण कौशल है। दक्षिण कौशल के विषय में जो उल्लेख हमको मिलता है, सबसे पहले क्या है कि वाल्मीकि कृत रामायण, जिसमें लगभग 6000 सूक्त हैं। ठीक है, वाल्मीकि कृत रामायण जिस पे हम लोग चर्चा करते हैं, तो वाल्मीकि की जो रामायण है उस रामायण में 2 कौशलों का उल्लेख मिलता है, जिसको सरयू नदी 2 भागों में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। तो उत्तर का जो भाग है वो क्या कहलाता है, उत्तर कौशल कहलाता है। ये जो हमारा उत्तर का जो भाग है ये क्या कहलाता है,
उत्तर कौशल, और ये दक्षिण का भाग जो है वो क्या कहलाता है, दक्षिण कौशल कहलाता है। ठीक, अगर हम इसके आधार पर चलें तो उत्तर कौशल की जो राजधानी है वो किसको मानी गई है, श्रावस्ती को मानी गई है। तो अब यहाँ पे ना दो कॉन्फ्लिक्ट भी उठता है, कहीं कहीं पे जैसे वैनसोंग है या बौद्ध साहित्य है, तो बौद्ध साहित्यों में ये कहा गया है कि ये कुश की स्थली थी, छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन ये मिलता है बौद्ध साहित्यों में कि सबसे ज्यादा बुद्ध का अगर उपदेश हुआ तो वो कहाँ हुआ था, श्रावस्ती में हुआ था। इस बात को कौन भी बता रहा है, वैनसोंग भी बता रहा है। तो वैनसोंग की अगर उसकी रचना पे अगर हम लोग जाएंगे तो वैनसोंग की रचना का नाम क्या है, उसकी यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, सीयूकी। क्या है, सीयूकी। तो सीयूकी को अगर हम देखेंगे तो उसमें छत्तीसगढ़ के नाम का प्रयोग कियासलो के नाम पे किया गया है, यानी कौशल को बता ही रहा है वो, ठीक है, और दक्षिण का भाग बता रहा है वो भी, ठीक है। कियासलो में वो लिखता है कि बुद्ध ने यहाँ पर अपना सबसे लंबा समय दिया है, ठीक है। और डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी, ठीक है, जो माननीय पद्मश्री हैं अरुण कुमार शर्मा जी, उन्होंने भी जब सिरपुर का उत्खनन किया है तो, और जब उन्होंने महाशिव तिवरदेव विहार का जब उन्होंने क्या किया, उत्खनन किया, तो उस उत्खनन के समय पे जब उनको सामने जो एक स्टैचू है, देखिएगा अगर आप लोग सिरपुर जाएं और महाशिव तिवरदेव वहां का जो सबसे बड़ा विहार है वहां पे उसमें जाइएगा अंदर, तो सामने आपको एक बहुत बड़ी ना एक ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई क्या दिखेगी, एक प्रतिमा दिखेगी गौतम बुद्ध की, ठीक है। तो अरुण कुमार शर्मा जी मानते हैं कि मेरे लिए सौभाग्य रहा, क्योंकि पूरी मूर्ति जब उत्खनन में मिली ना तो दो पार्ट में डिवाइड थी, 2-3 पार्ट में ऐसा टूटा हुआ था, जिसको बाद में एरल डायल से क्या किया गया था, सेट किया गया था। लेकिन उसमें बैठने का जो आसन था जिसपे मूर्ति रखी हुई रही होगी वो वहीं पे ऐसे ही एज इट इज मिल गया। तो बोले कि मेरे लिए सौभाग्य था कि वो वहीं मिल गया, नहीं तो मुझे सोचना पड़ता कि इस मूर्ति को स्थापित कहाँ किया गया रहा होगा। तो जैसे गर्भगृह है ना, घूमेंगे तो एक चैत्य की तरह है, बीच में एक छोटा सा कुंड भी है जहाँ पे संभवतः कहीं पानी वगैरह ऐसा आता रहा होगा, क्योंकि छोटे छोटे वो भी बने हुए हैं, नालियां जैसा ऐसा बना हुआ है उस पे। और पूरे सारे जो वहाँ के स्टोन्स हैं जो यूज हुआ है पिलर्स में, वो फॉजाइल स्टोन है, जीवाश्म जो हम चट्टाने बोलते हैं ना, उस तरीके उसमें रंध्र है बने हुए हैं। वहाँ के जो ईंट भी मिले ना तो उसमें छोटे छोटे छिद्र हैं, ठीक है, वो बहुत टेक्निकल उसका हुआ है। जब हम लोग सिरपुर पढ़ेंगे ना तो उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वहाँ की ईंट बनाई गई है। तो वहां पे उसी अवस्था में जहां पे वो उपदेश देते होंगे उसी तरीके का वो प्राप्त भी होता है। लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण पर अगर हम लोग जाएंगे तो उत्तर कौशल की राजधानी किसको बताती है, श्रावस्ती को बताई जाती है, जो किसको मिला था, राम के पुत्र लव को मिला। किसको मिला, लव को मिला था। फिर दक्षिण कौशल पर अगर हम लोग जाएंगे तो दक्षिण कौशल की जो राजधानी है उसे क्या बताया जाता है, कुशाव, है ना, कुश स्थली या कुशावती बताते हैं, जो किसको मिला, कुश को मिला था। किसको मिला था, कुश को मिला था, ठीक। अब हम लोग आते हैं अगर कि जो उत्तर कौशल का जो शासक था वो कौन था, दशरथ था। कौन था, दशरथ था। उसका विवाह जो है दक्षिण कौशल की राजकुमारी कौशल्या से हुआ, जिसका उल्लेख जो है किस पे मिलता है, हमको रामायण के अनुसार मिलता है। और उसके अतिरिक्त और किस पे मिलता है, एक अप्रकाशित ग्रंथ है, अप्रकाशित ग्रंथ है, इसका नाम है कौशल खंड। कौशल खंड के समय एक स्थान का नाम, एक राज्य का नाम आता है। वो कहता है कि जो विंध्याचल के दक्षिण में स्थित है, यहां पे एक शासक का भी नाम उल्लेख करेगा ना, कैसे मैं बता रहा हूं। यहां विंध्याचल के दक्षिण भाग में एक राज्य स्थित है जहां का राजा कौन है, कौशल है। जहां का राजा कौन है, कौशल है। और कौशल के नाम के कारण ही या उस राजा के नाम के कारण ही उस राज्य का नाम क्या पड़ा है, आपका कौशल पड़ा है। उस राज्य का नाम क्या पड़ा है, कौशल पड़ा है, ठीक है। इसी यानी कौशल के, राजा कौशल की एक पीढ़ी का शासक कौन है, राजा भानुमंत है, ठीक है, जो किसका पिता है, कौशल्या का पिता है। राजा का नाम क्या बताया, भानुमंत। राजा भानुमंत जो कौशल के यानी कौशल जो नामक राजा है उसकी एक पीढ़ी का क्या है, शासक है। उसकी पुत्री कौन है, कौशल्या, जिसका विवाह किससे हुआ था, राजा दशरथ से हुआ था। इसीलिए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, ठीक है, रामायण के अनुसार हम छत्तीसगढ़ वासी हम मानते हैं कि राम का ननिहाल कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। और राम के ननिहाल के तौर पर हम किस स्थान को हम डिनोट करते हैं, चंदखोरी को, जहां पे अभी क्या राम वनगमन सर्किट जो बन रहा है
उन सर्किट में पहला जो स्थान जिसका उद्घाटन भी हुआ उसको कौशल्या माता के मंदिर के रूप में क्या किया गया है, वहां पर उसका जीर्णोद्धार भी किया गया है और उसका भी नया उसका रूप मतलब पूरा कहना चाहिए कि सारी चीजों में बदलाव किया गया है। ठीक है, पूरा जीर्णोद्धार करके कि ताकि उसको हम कौशल्या माता का एक यहाँ पर स्थापित स्थान भी दिखा सके, है ना, चंदखुरी में, रायपुर चंदखुरी। ठीक, समझ में आया। तो दक्षिण कौशल के लिए इतने सारे चीजों का हमको क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में कई ऐसे अभिलेख प्राप्त हुए और प्रशस्तियां प्राप्त हुई जिसमें दक्षिण कौशल नाम का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। इसी में सबसे प्रमुख कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम ना, कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम के रतनपुर शिलालेख में भी या रतनपुर अभिलेख में भी हमको इस राज्य का नाम क्या मिलता है, दक्षिण कौशल मिलता है। क्या मिलता है हमको, दक्षिण कौशल मिलता है। इस पॉइंट में कहीं पे कोई डाउट, कहीं भी दक्षिण कौशल के नामकरण के संबंध में जो जो बिंदु है वो अपन समझ में आ गया। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा जो होगा वो आप पूछते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे मिलता है हमको क्या, कौशल। ठीक है, कौशल शब्द जो है इस राज्य के लिए कई स्थानों पर और कई जगह पे प्रयोग किया गया है। जैसे दक्षिण कौशल के भी संबंध में हम देख रहे हैं कि सरयू नदी का जो दो भाग बंटता है, सरयू नदी के बहने के कारण या सरयू नदी के प्रभाव से जो दो राज्य बट रहा है, एक उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल कर रहे हैं। तो संपूर्ण जो राज्य है वो कैसा है, कौशल। ठीक है, कौशल के विषय में हमको जानकारी क्या मिलती है कि सबसे पहले आप देखिएगा कि कौशल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के कुशल शब्द से हुई है। किससे हुई है, संस्कृत के कुशल से हम क्या हुई है, कौशल शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, मुद्रित या प्रसन्न। तो इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ में देखो सब संतोषी प्रिय लोग हैं, सब हमेशा क्या रहते हैं, खुश खुश रहते हैं। रहते हो नहीं रहते हो। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा मुद्दा भी हो जाएगा, बड़ा अगर आंदोलन भी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ वाले क्या करेंगे, बढ़िया आराम से हम बासी वासी खावोगा, आराम से घर में सुतबो। ठीक है, दुनिया जाए, है ना। तो वैसे बड़े अपन संतोषी प्रिय लोग हैं ना, छत्तीसगढ़ वालों को ना सबसे ज्यादा यही माना जाता है कि यहाँ के लोग बहुत क्या है, संतोषी प्रिय हैं। ठीक है, ज्यादा कोई उग्र नहीं होते जल्दी, क्योंकि नाम से अपन लोग प्रचलित हो गए हैं पहले से ही। ठीक है, तो मुद्रित और प्रसन्न। राजा दशरथ से पूर्व भी छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था, कौशल ही कहलाता था, क्योंकि कौशल राज्य, हम लोग महाजनपदों का टाइम पीरियड भी अगर देखेंगे तो उसमें कौशल राज्य का उल्लेख आता है, जिसकी राजधानी श्रावस्ती है। ठीक है, इसमें एक नाम जो आता है कौशल खंड का। ठीक है, जो पहले आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कौशल खंड नामक जो एक अप्रकाशित ग्रंथ है, जिसको छप नहीं पाया, वो दोबारा कभी प्रकाशित भी नहीं हुआ, उसमें लेखक अज्ञात भी है। तो कौशल खंड नामक जो अप्रकाशित जो ग्रंथ है उसमें कौशल नामक राजा का उल्लेख आया है। ठीक है, और उसके नाम के आधार पर इस राज्य का नाम क्या हुआ है, कौशल पड़ा है। ये हम लोग देखते हैं। इसके अलावा पौराणिक तौर पर अगर हम लोग देखें तो वायु पुराण, कौन सा पुराण, वायु पुराण। ठीक है, शिव से संबंधित है ना। कुल 18 पुराणों में, तो 18 पुराणों में से 6 पुराण किससे संबंधित होते हैं, शिव से संबंधित है। ठीक है, तो शिव से संबंधित एक पुराण कौन सा है आपका, वायु पुराण है। तो वायु पुराण में 7 प्रकार के कौशलों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आप लोग अगर बुक भी रखे होंगे ना तो बुक में मेंशन नहीं होगा, तो इसको आप क्या कर लेना, नोट करके रख लो। 7 प्रकार के क्या कौशल है। पहला क्या मिलता है आपको, मेकल कौशल, मेकल श्रेणी वाला। ठीक है, मेकल कौशल। चेदी कौशल, चूंकि यहाँ पे चेदी शासकों का भी उल्लेख मिलता है हमको छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये चेदी लोग राजाओं का क्या था, स्थान है या उनका राज्य है, इसलिए चेदी कौशल। ठीक है, इसके बाद आपका क्रांति कौशल, दक्षिण कौशल, पूर्व कौशल, काशी कौशल और कलिंग कौशल, क्योंकि कलिंग का भी भाग है हमारा। ठीक है, उड़ीसा का क्षेत्र, उड़ीसा का बॉर्डर लगता है हमारे साथ में। तो कलिंग कौशल, पूर्व कौशल, काशी कौशल, दक्षिण कौशल, चेदी कौशल, क्रांति कौशल और मेकल कौशल, ऐसे 7 प्रकार के कौशलों का उल्लेख किसमें मिलता है हमको, वायु पुराण में मिलता है। ठीक है, हो गया। आगे बढ़े, हाँ नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट। मेकल कौशल, दूसरा क्रांति कौशल, तीसरा चेदी कौशल, चौथा दक्षिण कौशल, 5वां पूर्व कौशल, आपका 6वां काशी कौशल और 7वां कलिंग कौशल। इसको ध्यान में रखना। अगर इससे प्रश्न बनता है तो ऐसा बनेगा कि 7 कौशलों का उल्लेख जो है किस पुराण में है। ठीक है, अब या तो ये पूछा कि दक्षिण कौशल से संबंधित या दक्षिण कौशल नाम का उल्लेख किस पुराण में है, तो आप याद रखिएगा किसको, वायु पुराण को। ठीक है, तो आपका 2 नंबर यहाँ तय हो गया। इसके बाद आता है कि महाकवि कालिदास का उल्लेख। ठीक है, कि कालिदास ने कौशल के विषय में क्या कहा है। हम जानते हैं कि महाकवि कालिदास की केवल 7 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं, 7 रचनाएं। उन 7 रचनाओं में से एक प्रसिद्ध जो रचना है उनकी क्या है,
रघुवंशम महाकाव्य। ठीक है, क्या है? रघुवंशम महाकाव्य। तो रघुवंशम महाकाव्य जब उन्होंने लिखा है महाकवि कालिदास ने, तो उसमें उन्होंने भी क्या किया है? कौशल का उल्लेख किया है। तो दो प्रकार के कौशल का उल्लेख कालिदास करते हैं, एक कौन सा? कौशल, और दूसरा उत्तर कौशल। ठीक है, तो उत्तर कौशल जो संबंधित है किससे है? कि सरयू नदी के जो उत्तर में स्थित है उसी को, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये किसको डिनोट कर रहा है? अवध को। ठीक है, किसको डिनोट कर रहा है? अवध को। ठीक है, और ये जो कौशल है ये किसके लिए प्रयोग किया गया? छत्तीसगढ़ के लिए प्रयोग किया गया। किसके लिए प्रयोग किया गया है? छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि उत्तर कौशल के नाम से तो हमारे लिए कोई भी वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, ना कोई भी हमको क्या मिलता है यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि उत्तर कौशल हमको बोला गया होगा। तो कालिदास ने रघुवंशम में, है ना, जैसे आप लोग को मालूम भी होगा कि महाकवि कालिदास ने मेघदूतम की रचना जो है ना यहीं की है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मालूम है ना, है ना, किसकी रचना की है? मेघदूतम की। कहाँ पे की है? रामगढ़ की पहाड़ी में। ठीक है, तो उत्तर कौशल का उल्लेख किसके लिए किया गया है? अवध के लिए किया गया है, और कौशल का उल्लेख किसके लिए किया है? छत्तीसगढ़ के लिए किया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, दो प्रकार के कौशल का उल्लेख हमको यहाँ पर मिलता है। रघुवंशम जो है ये ध्यान में रखना टोटल 19 सर्ग में है। सर्ग मतलब पार्ट। ठीक है, टोटल कितने पार्ट में है या कितने सर्ग में है? 19 सर्ग में है। इसमें 19 सर्गों में से शुरुआती का जो 9 सर्ग है प्रारंभिक, ठीक है, इसमें प्रारंभिक जो 9 सर्ग है इसमें राम के पूर्वज, अब देख लो इसमें दिलीप, रघु, अज, दशरथ। ठीक है, कौन कौन? दिलीप, रघु, अज, दशरथ, है ना। रघुकुल बोल रहे हैं हमने, यानी कि राम का कुल है। ठीक है, रघुकुल, रघुवंशम उसी पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली राम के वंशजों की कहानी भी इसमें मिलती है, इसमें वर्णन किया गया है इस महाकाव्य में, कालिदास के रघुवंशम में। सबसे खास बात क्या कि राम का जो वंश है वो कौन है? कौन सा है? इक्ष्वाकु। क्या है वो? इक्ष्वाकु वंशीय है राम। ठीक है, उसके बाद वो उसका कल्चर आगे बढ़ रहा है, उसका वंश आगे बढ़ रहा है। अगर आपको इस पे ना अगर कोई डॉक्यूमेंट्री देखनी है ना, तो एक डॉक्यूमेंट्री बहुत बढ़िया आ रही है कि इस पे डिस्कवरी प्लस पे, डिस्कवरी प्लस में एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है। कौन लेके आ रहा है? अमीश त्रिवेदी। ठीक है, वो बता रहा है ना, रामायणा, द सीक्रेट्स ऑफ रामायणा। ठीक है, तो उसको आप लोग देखिए। ठीक है, ऐसी उसकी एक लिटरेचर भी है, द इस्कॉन ऑफ इक्ष्वाकुस ऐसा करके, उसको आप पढ़िए एक आध बार, अगर आपका इंटरेस्ट अगर उपन्यास आदि पढ़ने में है, तो उसमें उसका बताता है कि राम का उल्लेख कहाँ कहाँ हुआ है और किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो एक जैसे किसी टेलीशॉप में या किसी सीरियल्स में ना एक जगह पे कहा भी गया है, जब जहाँ राम सेतु का उल्लेख आता है। ठीक है, तो राम सेतु का उल्लेख जब आता है ना, तो राम सेतु के लिए जब राम जब एक पत्थर उठाकर ले जा रहे हैं और वहां पे हनुमान के साथ में संवाद है कि प्रभु ये आप रहने दीजिए, ये हम आपके क्या करेंगे, शिष्य आपके जो सिपाही है ये हम आप काम कर लेंगे, तो ये मात्र कंकड़ भर आप क्या सेतु बनाने जा रहे हैं, ऐसा कहता है। तो राम का उसमें पर्याय क्या है? देखो उस समय क्यों बताया गया है रामायण में, है ना, राम को का कर्तव्य बताया जा रहा है। वो क्या बता रहा है कि एक जो शासक है या राजा का जो कर्तव्य है ना, वो स्वयं को भूलना नहीं चाहिए, कहता है। ठीक है, अगर वो राजा की भांति या अपने वैभव को बताने के लिए अगर बैठा रहेगा तो वो राजा नहीं है करके, उसका काम होता है कि प्रजा के हित में कार्य करना। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा, 3री से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चाणक्य भी इस बात को बोलता है। ठीक है, तो वहां पे वो बोलता है कि राजा का कर्तव्य है प्रजा के सुख में, है ना, साथ देना। ठीक है, प्रजा के साथ में मिलकर काम करना। ठीक है, उसके मर्यादा पूर्ण राज्य का निर्माण करना, ये राम बोल रहा है। ये केवल सेतु नहीं है बोलता है ना, ये केवल सेतु नहीं है, ये आने वाले भविष्य में 2 राज्यों 2 राष्ट्रों को मिलाने वाला क्या रहेगा? एक केंद्र रहेगा, एक संबंध रहेगा बोलता है। तो ये क्या था? रामायण में बताई गई वो बातें हैं या रामायण से डिनोट की गई बातें हैं। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्री देखिए, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ। ठीक, तो इसमें प्रारंभिक जो 9 सर्ग है वो राम के पूर्वजों के बारे में क्या करता है? बताता है। फिर 10 से 15, है ना, 10 से 15 सर्ग जो है, 10 से 15 सर्ग क्या बताता है? राम के चरित्र के बारे में बताता है कि राम कैसा है और राम के साथ हुआ क्या था, उसके घटनाओं को वर्णित करता है। फिर उसके बाद 16 से लेकर 19 तक का जो सर्ग है वो क्या वर्णन करता है? राम के वंशजों के बारे में। ठीक है, तो आप ध्यान में रखना कि ये रघुवंशम महाकाव्य किसका लिखा हुआ है? महाकवि कालिदास का लिखा हुआ है। और उसमें क्या बताया गया है? आपको 2 प्रकार के कौशलों का उल्लेख मिलता है, पहला कौशल और दूसरा क्या? उत्तर कौशल। ध्यान में रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए।
ठीक, आगे बढ़े। कौशल के संबंध में अगली जो जानकारी मिलती है हमको किससे मिलती है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, जो ये हम लोग देख रहे हैं पीछे है ना, तो ये उसका प्रयागराज का, जिसको हम लोग इलाहाबाद बोलते थे पहले, तो इलाहाबाद में ये स्तंभ लेख है। इस स्तंभ लेख की जो रचना है या स्तंभ लेख को जो बेसिकली क्या है, प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। क्या होता है, प्रशंसा। तो जब समुद्रगुप्त ने अपने अभियान किए हैं तो उन अभियानों के दौरान, ठीक है, उसका राजकवि कौन था, हरिशेन था। कौन था, हरिशेन। तो हरिशेन ने जिस प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है उसमें समुद्रगुप्त के तमाम अभियानों का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, आर्यावर्त की जो उसकी विजय थी पहला, ठीक है, जिसके लिए उसने जो नीति अपनाई, तो वो नीति का उल्लेख इसी में है ना। उसमें उसने कहा कि प्रभसोद्धरण की नीति। कौन सी नीति, समुद्रगुप्त के अभियान को देखेंगे तो उत्तर भारत के लिए उसने प्रभसो उद्धरण इसकी नीति अपनाई। प्रभसो उद्धरण की नीति का मतलब क्या है कि जो समुद्रगुप्त है वह अपना शासन डायरेक्ट करेगा। ठीक है, उत्तर भारत से डायरेक्ट उन शासनों पर, राज्यों पर क्या करेगा, राज्य करेगा। दक्षिण भारत के लिए उसने जो नीति अपनाई उसको कहा जाता है ग्रहण मोक्षानुग्रह। क्या कहा जाता है, ग्रहण मोक्षानुग्रह। ये व्यापम के एक परीक्षा में पूछा गया था, परीक्षा का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन व्यापम में प्रश्न आया था कि समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत के लिए अपनाई गई नीति का नाम क्या है। तो वो क्या नीति थी, दक्षिण भारत की नीति ग्रहण मोक्षानुग्रह, यानी कि शत्रु पर पहले अधिकार कर लेना, फिर उसको छोड़ देना और उसके राज्य को एक टैक्सेशन स्टेट या करद राज्य बना देना। ठीक है, तो ये ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति है। इन सारे वर्णनों को किसमें लिखा गया है, हरिशेन ने लिखा है। आर्यवर्त की विजय, उसके बाद जो गणराज्य थे उनकी विजय, तीसरा आठविक राज्यों की विजय। तो जब समुद्रगुप्त अपना दिग्विजय अभियान कर रहा है तो वो आठविक राज्य यानी कि 18 जंगली जातियों का जो राज्य, जो विंध्याचल क्षेत्र में स्थित है, विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है ना, यहाँ मध्य प्रदेश वगैरह का जो क्षेत्र है जिसमें कुछ भाग छत्तीसगढ़ का भी आता है। तो आठविक राज्यों की विजय के बाद यानी कि 18 जंगली जातियों को हराने के बाद समुद्रगुप्त किस ओर प्रवेश कर रहा है, दक्षिणापथ की ओर प्रवेश कर रहा है ना। कहाँ जा रहा है, दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, इसी क्योंकि समुद्रगुप्त के पहले कोई भी ऐसा शासक नहीं हुआ है जिसने देवगिरी पर्वत वगैरह को ऐसे लांगा है। ठीक है, इसीलिए उसको मैं जब यूरोपीय इतिहासकार लिखते हैं ना तो उसका कंपैरिजन नेपोलियन से करते हैं, क्योंकि नेपोलियन ने भी महाद्वीपीय योजना बनाई थी, महाद्वीपीय व्यवस्था बनाई, तो उसी को इंडिकेट करते हुए यहाँ पर इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत समुद्रगुप्त को। और ना तो मेरे ख्याल से नेपोलियन समुद्रगुप्त के बारे में जानता होगा, और समुद्रगुप्त के समय तो नेपोलियन पैदा ही नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैं इतिहास से इसी बात पर थोड़ा सा नाराज होता हूं कि उस समय के इतिहासकारों ने क्या किया, हमारे जितने भी प्राचीनतम साक्ष्य थे या प्राचीनतम इतिहास को जब लिखा तो उन्होंने अधिकतर इंग्लिश ट्रांसलेशन, मतलब जो संस्कृत के जो ट्रांसलेशन थे या दूसरे भाषाओं के जो ट्रांसलेशन थे उसको इंग्लिश में किया। ठीक है, और लिखते वक्त कंपैरिजन कहाँ से किया, वो यूरोप से किया, इन यूरोपीय इतिहासकारों ने। और उनकी बात को कहाँ समुद्रगुप्त और कहाँ नेपोलियन, ठीक है, उनका कंपैरिजन क्यों झेले हम लोग। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, चाणक्य को भारत का मैकियावली बताते तो मैकियावली का जन्म कब हुआ और चाणक्य कब है। जब पूरा विश्व संविधान के विषय में नहीं जानता है तब अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना, चाणक्य के संविधान के बारे में बात कर रहे हैं। वो बता रहा है सबसे पहले राज्य प्रबंध और राज्य क्या होना चाहिए, है ना, राज्यों के 7 अंगों के बारे में बताया। तो भारतीयों की परंपरा बहुत प्राचीन है। ठीक है, और यूरोपीय इतिहासकारों ने उसको कुछ और लिखना प्रारंभ किया। ठीक है, इसमें तो सबसे ज्यादा मुझे अगर किसी पर अगर गुस्सा आता है तो वो है मैक्स मूलर, है ना। प्रोफेसर मैक्स मूलर की थ्योरी भारत में सबसे ज्यादा मानी जाती है, अधिकतर लोग मान के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इतिहासकार भी। ठीक, तो आठविक राज्यों के बाद जब दक्षिण भारत का अभियान हुआ तो दक्षिण भारत के अभियान में कुछ शासकों, जितने शासकों को उसने पराजित किया है, जैसे आर्यावर्त के 9 शासकों को उसने पराजित किया, है ना, उसमें नाग शासक वगैरह सब शामिल, गणपति नाग, अच्युत, नंदीवर्धन, है ना, मतील, ऐसे सब कई नाम है, 9 शासकों के नाम आते हैं अलग अलग। वैसे ही 12 शासकों को कहां पराजित किया, दक्षिण भारत में भी पराजित किया। तो दक्षिण भारत होते जब की ओर जब वो बढ़ रहा है उस दौरान प्रयाग प्रशस्ति के 9वीं पंक्ति में, प्रयाग प्रशस्ति के लेख के 9वीं पंक्ति में ये उल्लेख मिलता है हमको, कौशलक महेंद्र
है ना, यानी कि उस समय कौशल का राजा क्या था, महेंद्र था, जो सरबपुरी शासक है। कई जगह पे इसको, कई किताबों में इसको वाकाटक वंशी भी लिखा जाता है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि गुप्तों के समय में केवल दक्कन के क्षेत्र में वाकाटकों का शासन है। कहीं पे हमको भ्रम उत्पन्न होता है कि कहीं पे कुछ जो सिक्के मिलते हैं ना, उसके कारण यहाँ वाकाटकों का राज्य है क्या, परंतु समुद्रगुप्त के समय में या समुद्रगुप्त के समकालीन अगर छत्तीसगढ़ में कोई शासन था तो वो सरबपुरियों का था, है ना, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में मंदिर स्थापत्य शैली को सबसे ज्यादा बढ़ाया है। ठीक है, तो ये महेंद्र, जो कौशलक महेंद्र कह रहा है, तो कौशल राज्य का महेंद्र है वो, ठीक है, उसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद महाकांतारक, महाकांतारक यानी कि किसकी बात कर रहा है, बस्तर, किसकी बात करता है, बस्तर की। तो बस्तर पे किसका शासन था, व्याघ्रराज का। तो ये जो पंक्ति है ना, क्या, कौशलक महेंद्र महाकांतारक व्याघ्रराज कौरालम अष्टराज, ठीक है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति का लिखा हुआ 9वां लेख है, सॉरी 9वां पंक्ति है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति लेख की 9वें पंक्ति में यहां पर हमको कौशल राज्य का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, और इसके अतिरिक्त और किसका नाम मिलता है, महाकांतार का, ठीक है। तो महाकांतार किससे डिनोट किया गया है, बस्तर से, ठीक है। समझ में आया यहां तक, कोई समस्या, आगे बढ़े, समझ गए अपन लोग, बढ़िया पढ़ लेते हो तुम लोग। चलो, ये कॉइन है, ठीक है, और ये कॉइन कहाँ मिला है, मल्हार में, ठीक है। मल्हार उधर मत जाना, वो वाला मल्हार नहीं, महाराष्ट्र मराठी नो, मल्हारी मल्हारी दिमाग में घूमता होगा तुम लोग के, ठीक है ना, है ना। कौन सा मल्हारी, मराठा वाला, ठीक है, रणवीर सिंह जोरदार डांस किया था जिसपे, ठीक है, वो वाला मल्हारी नहीं है। हालांकि मराठों से संबंधित क्षेत्र माना जाता है मल्हार को। तो मल्हार हमारा छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। मल्हार में उत्खनन से हमारे जो प्राचीन या पुरा स्थल, छत्तीसगढ़ की जो कुछ पुरा स्थल है, उन पुरा स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल एक माना जाता है तालागांव को, और दूसरा कौन सा है आपका, मल्हार भी। और उसके अलावा भी और कई जगह पे उत्खनन चल रहे हैं, जैसे तर्री घाट वगैरह सब जो है ना हमारे यहाँ का। तो मल्हार से उत्खनन में जो प्राप्त मुद्रा है, ये लगभग द्वितीय शताब्दी ईस्वी की है। कब की है, द्वितीय शताब्दी ईस्वी की। इसमें कुछ जो प्रोफेसर है, जैसे अजय कुमार शास्त्री जी हैं, केडी वाजपेयी जी हैं, ऐसे कुछ बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, और कुछ इतिहासविद है जिसमें रविंद्रनाथ मिश्र वगैरह का नाम आता है, राम कुमार बेहार वगैरह का नाम आता है, ठीक है। तो रविंद्रनाथ मिश्र और राम कुमार बेहार ये तो हमारे गुरु भी रहे हैं। तो इनमें इन्होंने इन सिक्कों वगैरह आदि पर जो अध्ययन किया है ना, जिसको हम लोग मुद्रा शास्त्र बोलते हैं, तो इसमें हमको क्या मिलता है कि ये जो कौशल का जो उल्लेख हमको मिल रहा है ना, ये समय कब का है, मेघवंश का, ठीक है। ये यहाँ जो अधिकतर जो सिक्के हमको बताए जा रहे हैं कि मेघों के हैं, और ये इपिग्राफिका इंडिका में बताया गया है, ठीक है। सिक्कों के विषय में जब लिखा गया है ना, तो किसमें है ये वर्णन, इपिग्राफिका इंडिका। अब आप लोग का सवाल ये होगा, सर ये है क्या, ठीक है। पूरे संपूर्ण भारत में, है ना, एक तो मुद्रा शास्त्र पर, और जितना भी आर्कियोलॉजिकल जो इंस्क्रिप्शंस हैं, है ना, पुरातात्विक अभिलेख हैं या शिलालेख हैं, इन शिलालेखों का संपूर्ण वर्णन और उसमें लिखी हुई बातों का संपूर्ण ट्रांसलेशन किसमें मिलता है, इपिग्राफिका में मिलता है, ठीक है। तो इपिग्राफिका इंडिका जो है, ये आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट होती हैं किस पे, इंस्क्रिप्शंस पे। अगर आपको मान लीजिए समुद्रगुप्त से संबंधित अभिलेख देखना है, या गौतमीपुत्र सातकर्णी का अभिलेख देखना है, या जूनागढ़ का गिरनार अभिलेख के विषय में पढ़ना है कि उसमें लिखा क्या है, तो सब अलग अलग पार्ट में है ना, बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है। आपको जैसे मैंने जब बस्तर पे मैं काम कर रहा था, तो बस्तर पे जैसे मान लीजिए मुझे सोमदेव का पढ़ना है, या उसके अलावा जितने भी नलवंशी शासकों का जो कुछ उल्लेख मिलता है, उनके जो अभिलेख है, भवदत्त वर्मन वगैरह का है, तो उन सब के अभिलेखों को पढ़ने के लिए मैंने उसी का प्रयोग किया है, इपिग्राफिका इंडिका पार्ट 17 और 18, ठीक है। उसके पृष्ठ क्रमांक इतने में ये लिखा हुआ है, ऐसा पढ़ना पड़ता है उसको। तो वो टोटल इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं मिलता है हमको, इंग्लिश में लिखा हुआ है पूरा। तो इंग्लिश में वो पूरा उसका ट्रांसलेशन है, वो जिस भी भाषा में लिखा हो, चाहे संस्कृत में लिखा है कि प्राकृत में मिला है, ब्राह्मी लिपि में मिला, तो उन सब का उल्लेख उसमें किया जाता है। तो वैसे ही जब मल्हार में हमको द्वितीय शताब्दी ईस्वी का एक कॉइन मिला है, तो उसमें एक नाम आता है, एक श्रेणी आती है ना, गोल कॉइन होगा, है ना, गोनगल श्रेणी ऐसा करके, ठीक है। ये क्या होता है ना, आज तक वो कई किताबों में लिख गया, वो गोनगल श्रेणी होता क्या है किसी को नहीं मालूम, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब ये सिक्का है ना, ये गोनगल श्रेणी क्या होता है, हम लोग जब पढ़ेंगे उसको पांडुवंश वगैरह के समय, जब मेघवंश वगैरह को पढ़ेंगे तब भी बताऊंगा। इसमें दो बैल जो है जूते हुए दिखते हैं,
उसमें छपा होता है, 2 बैल, ठीक है। किसमें रहता है? इसमें जुते हुए, ठीक है। 2 बैल जोड़ी होते हैं ना ऐसे, जिसको जोत रहे हैं ऐसा, वैसा उसको बोलते हैं गोनगल सिक्के, है ना। कोशलान, गोनगल, ठीक है, उसमें लिखा होता है, उसमें देखना जब आप उसको मिलेगा अगर कहीं पे, मैं एक रिपोर्ट भेज दूंगा, उसमें लिखा हुआ है कोशलान एंड गोनगल सीरीज कॉइन, ठीक है, अ पेयर ऑफ 2 है ना बुल विथ प्लग, ऐसा करके, ठीक है, यानी कि जुते हुए बैलों का उसमें क्या मिलता है हमको, वो अंकित चित्र मिलता है। तो इस चित्र में या इस कॉइन में ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा गया? गामस कोसलीय मिला लिखा हुआ, कौशल का उल्लेख यहाँ पे मिला, ठीक है। ये आपको बहुत सारी किताबों में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये स्पेशल रिपोर्ट है ना, ब्रिटिश कालीन प्रतिवेदन, और उससे पहले कुछ रिपोर्ट्स वगैरह एग्न्यू वगैरह के हैं, और कुछ जो साक्ष्य हैं, जो अभी नए रिपोर्ट्स वगैरह प्रकाशित किए गए हैं, उसमें का ये डाटा है। तो गामस कोसलीय ऐसा हमको मिलता है, ठीक है, उस कॉइन में। ये लिखा हुआ था कि इसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था, इसको देखा किसने? केडी वाजपेयी ने। अब 2-3 प्रश्न यहाँ पे बता रहा हूँ कि मल्हार से उत्खनन सिक्के पर अंकित वाक्य गामस कोसलीय को किसने पढ़ा, ठीक है। तो कौन है? केडी वाजपेयी। तो केडी वाजपेयी ने इसका अर्थ निकाला, क्या है कि इसका लिखा हुआ क्या है? ग्राम कोसलीय। क्या नाम लिखा हुआ है? ग्राम कोसलीय। अब इस बात को अगर प्रामाणिकता पर साबित करने के लिए अगर गए तो मल्हार से 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गांव है जिसका नाम क्या है? कोसली, या इसको कोसल भी कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? कोसली, जो मल्हार से 16 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? स्थित है। और ये हमको किसमें मिल रहा है? कॉइन पे लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है, सिक्कों पर या मुद्रा पर लिखा हुआ मिला। और यह जो नाम है कौशल नाम का, यह मान के चलते हैं कि यह मुद्रा जो है यह कौशल नाम से जुड़ी हुई पहली अभिलेखीय साक्ष्य है ना, द फर्स्ट एविडेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ठीक, किसमें मिल रहा है? हमको कौशल नाम से मिल रहा है। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, केडी वाजपेयी का नाम नोट करके रख लो। और क्या मिला है हमको? ध्यान रखो, मल्हार के उत्खनन से मुद्रा मिली जिसमें क्या लिखा हुआ है? गामस कोसीय। किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। और उसको पढ़ा किसने? केडी वाजपेयी। समझ में आया? आया ना? चलिए ठीक। हाँ, इपिग्राफिका इंडिका एक बुक है, रिपोर्ट है, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है ना, तो एएसआई रिपोर्ट लिखा होता है, और दूसरा ये एक नाम होता है इपिग्राफिका इंडिका। ये जुड़ा हुआ किससे होता है? जो इंपीरियल गजेटियर है, ठीक है, जो केंद्रीय गजेटियर जो बनता है, गजेटियर होता है जिसपे पूरे देश का भूगोल, इतिहास, उसकी इकोनॉमी, ये सब चीज लिखा होता है। और ये अंग्रेजों की बहुत बड़ी देन है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, गजेटियर में पूरे चीजों का वर्णन करते हैं। तो जैसे गजेटियर है, इंपीरियल गजेटियर, वो भी लगभग 26-27 पार्ट में हमको मिलता है अलग अलग। वैसे इपिग्राफिका इंडिका है, तो इपिग्राफिका इंडिका में जितने भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, ठीक, जैसे कोई शिलालेख मिला, ठीक है, कोई मुद्रा मिली, तो इन सब चीजों का उल्लेख किसमें किया जाता है? इसमें डाला जाता है, ठीक है। तो जिस भी किसी रिसर्चर्स को अगर पढ़ना है तो इपिग्राफिका इंडिका में वो जाकर वो खोज सकता है कि वो, हालांकि उसको पता होना चाहिए किस पार्ट में मिलेगा वो, ठीक है, कहाँ पे किस शासक के विषय में किसमें है, उसके थोड़ा खोजना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे पार्ट में रहता है ये। इसके ऑनलाइन पूरे पीडीएफ वगैरह आपको archive.org पे भी मिल जाएगा, नहीं तो फिर इसके लिए फिर आर्काइव जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जहाँ पे ये सारी चीजें लिख के रखी हुई है, ठीक है, वहां से आपको निकालना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये रिपोर्ट रहती है। आगे बढ़े, चलिए। यह है माननीय पाणिनि, ठीक है, जिनको भारतीय डाक विभाग ने, है ना, क्या है, अष्टाध्यायी सूत्र पाठ इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो पाणिनि की रचना है वो, ठीक। तो पाणिनि की रचना में भी अष्टाध्यायी जो है उसमें कलिंग और कौशल से संबंधित क्या मिलते हैं? सूत्र मिलते हैं। और भाष्यकार, यानी कि जो भाषाओं पे जो काम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? भाष्यकार कहते हैं। तो भाष्यकारों का यह मानना है कि जो ये कौशल शब्द जो मिला है वो किससे संबंधित है? दक्षिण कौशल से संबंधित है, ठीक है। तो इसीलिए ऐतिहासिक संदर्भ में हम लोग छत्तीसगढ़ के नामकरण की क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी कौशल और कलिंग से संबंधित नामों के सूत्र हमको क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं, जिसमें क्या है? दक्षिण कौशल जो है इससे संबंधित माना गया है, ठीक। आगे बढ़े, चलिए, ठीक। इसके बाद आता है क्या? महाकौशल। एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता है जिनका अनुपम योगदान मानते हैं हम छत्तीसगढ़ के लिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में और भारतीय आर्कियोलॉजी के भी क्षेत्र में इन्होंने सबसे बड़ा काम किया, ठीक है।
इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जब अपनी ASI रिपोर्ट दी है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जब रिपोर्ट प्रकाशित की है, तो उसमें इस प्रदेश का उल्लेख किया है। और इस प्रदेश के लिए उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया? महाकौशल शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, आपके नोट्स में और आपके बुक्स में दोनों में ये वर्ण है, दिया हुआ है ये। ठीक है, किस शब्द का प्रयोग किया? महाकौशल शब्द का प्रयोग किया। छत्तीसगढ़ के प्रदेश में प्राप्त तमाम ताम्रपत्र, अभिलेख, मुद्राओं और धार्मिक ग्रंथों में कहीं पर भी हमको महाकौशल शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है। अगर महाशब्द लिखा हुआ अगर कहीं भी मिलता है, महाविशेषण, तो वो किसमें मिलता है? कांतार से संबंधित मिलता है, जो दंडकारण्य प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, जिसको बस्तर कहते हैं हम लोग, वहीं पे हमको महाकांतार का उल्लेख मिलता है। लेकिन महाकौशल ऐसा शब्द का उल्लेख किसी भी अभिलेखीय साक्ष्य में नहीं है, किसी मुद्रा में नहीं है, और किसी प्राचीन ग्रंथों में भी हमको प्राप्त नहीं होता है। तो संभवतः यह माना जाता है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस प्रदेश को या इस क्षेत्र को गरिमामय बताने के लिए इसके साथ में एक विशेषण जोड़ दिया। इस क्या है? महा। ठीक है, और इसे तब से क्या कहा गया, यानी उसी रिपोर्ट में क्या कहा गया है? महाकौशल ऐसा कहा गया है। इसमें एक खास बात ध्यान रखना कि सन 1930, इसको नोट कीजिए, सन 1930 में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने, ठीक है, सन 1930 में पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने रायपुर में प्रांतीय कांग्रेस का, ये हिंदी सम्मेलन था, है ना, प्रांतीय कांग्रेस का सम्मेलन था, इसमें मध्य प्रदेश के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? महाकौशल शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, किसके लिए यूज किया है? मध्य प्रदेश के लिए। सन 1930 द्वारिका प्रसाद मिश्र प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन, और किस शब्द के? मध्य प्रदेश के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग, शॉर्ट में। ठीक है, याद रहेगा। कौन सा ईयर था? सन 1930। प्रश्न तो बन गया, एक पॉइंट मिल गया आपको। सन 1930 में किस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश क्षेत्र के लिए या इस क्षेत्र के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग किया है? ठीक है, आपका एक प्रीलिम्स के लिए एक क्वेश्चन 2 नंबर का यही बन गया। ठीक है, समझ में आया। दूसरा प्रश्न क्या बन रहा है आपका कि महाकौशल शब्द का प्रयोग इस क्षेत्र के लिए किसने किया है? तो किसने किया है? जोर से बोलो। खाए नहीं हो क्या? नहीं खाए हो? मैं भी नहीं खाया, फिर भी बोल रहा हूं, बोलो जोर से। ये वाला पूछा रे, महाकौशल शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो किसने किया है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया है। ठीक है, और दूसरा कि मध्य प्रदेश के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग किसने किया? पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में चेदी राजा मन रहा रही है। ठीक है, जाना था कि नहीं जाना था? ठीक है, हमारे गांव के थोड़ा सा जो बड़े बड़े आदमी मन है, मतलब जेकर मन के चूंदी है चांदी कलर के हो गए है ना। का कलर के हो गए? चांदी कलर के हो गए, है ना। देख, बड़े गजल गायक का एक शेर है कि तेरे उम्र पर या तेरे बालों पर ये चांदी रंग बड़ा जचने लगा है ना। तेरे बालों पर ये चांदी रंग बड़ा जचने लगा है, सच मानो तुम्हें ये उम्र और भी जचने लगा है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे गांव के या हमारे क्षेत्र के जितना भी सियान मन है ना, उमन अधिकतर उनकर मुंह से निकलते रहते चेदी राजा, तो ओकरे नाम पर का पड़ी से छत्तीसगढ़। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में और खासकर राय बहादुर हीरालाल शुक्ल, ठीक है, इनका बहुत काम है, आर्कियोलॉजी में भी बहुत काम है। मेरे ख्याल से एक मैं भूल रहा हूँ, 4 पार्ट में ना जनजातियों पे भी इनकी लिखी हीरालाल की किताब है। ठीक है, एक तो हीरालाल शुक्ल की बस्तर पे एक अलग किताब आती है, वो अलग हीरालाल शुक्ल है, और एक जो किताब आती है राय बहादुर हीरालाल की, उस पे ट्राइब्स एंड रूट समथिंग ऐसी कुछ बुक है, 4 पार्ट में है एक्चुअल में वो। ठीक है, एक और उसमें कोई ब्रिटिश राइटर भी है, उसमें पूरे मध्य प्रदेश क्षेत्र में या इस क्षेत्र में सेंट्रल एंड प्रोविंसेस ऐसे है ना, ट्राइब्स एंड सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार ऐसा करके, उसमें पूरा यहाँ जो जितनी जनजातियां थी इस क्षेत्र में उसके विषय में पूरा उसमें मिलता है। मेरे पास है वो किताब, मैं भूल गया हूँ नाम थोड़ा। ठीक, तो राय बहादुर हीरालाल ने छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या बताया है? छत्तीसगढ़ बताया उन्होंने। उनका यह विचार था कि संभवतः इस क्षेत्र में चेदी राजाओं का शासन होने के कारण यह संपूर्ण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। और इसी का बाद में बदलता हुआ जो स्वरूप है, वो बोलते बोलते, जैसे हम लोग कई चीज को बोलते बोलते उसका प्रोनाउंस पूरा चेंज हो जाता है नहीं,
ठीक, तो उसी के कारण जो है ना लंबे समय के बाद जो बदलाव आया उच्चारण में वो क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। क्या हो गया, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से वो क्या बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया। समझ में आया यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब जो है अपना क्या, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ नाम और छत्तीसगढ़ शब्द के प्रयोग के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती है, कि उसका अभाव है जानकारी का, कि पर्टिकुलर इस डेट से हम लोग इसको क्या बोलना चालू कर दिए, छत्तीसगढ़। ठीक है, जैसे आप लोग को तो मालूम होगा कि पर्टिकुलर किस डेट से आपका नाम क्या है, मालूम है कि नहीं मालूम है? ठीक है, उसका अभिलेखीय साक्ष्य भी होगा, है कि नहीं है? अरे जन्म प्रमाण पत्र है नहीं रे? हाँ, तो जन्म प्रमाण पत्र में लिखे हुई कि ये दिन से मोर नाम ये है। ठीक, तो अब क्या है, इसका अभिलेखीय साक्ष्य भी नहीं मिलता है, कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि छत्तीसगढ़ शब्द का वास्तविक तौर पर प्रयोग कब से हुआ। लेकिन हम शुरुआत कहाँ करते हैं, साहित्यों से, कि छत्तीसगढ़ में जितने भी साहित्य हमको मिले तो साहित्यों में उनका प्रयोग कब कब से चालू हुआ। तो साहित्य में छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख कब से चालू हुआ है? तो सबसे पहला उल्लेख हमको कब मिलता है, सन 1487 ईस्वी में। ठीक है, 1487 ईस्वी में खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय, ठीक है, प्रख्यात राजा का नाम आता है, और इनके चारण कवि थे, मतलब इनके राज कवि थे। इनका नाम क्या था, क्या नाम था, जोर से बोलो, दलराम राव। तो दलराम राव ने जो पंक्तियां लिखी अपने राजा के लिए वो क्या थी, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 में ना गड़ैया रही, मर्दुमी रही ना मर्दन के, फिर हिम्मत से ना लड़ैया रही। तो ये पंक्तियां किसकी है, दलराम राव ने। तो दलराम राव ने 1487 ईस्वी में सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, छत्तीसगढ़, क्योंकि हमारे हम जान रहे हैं कि गढ़ों की संख्या कितनी है, 36 है। और किसके बारे में बात कर रहा है, खैरागढ़ के बारे में बात कर रहा है, कि ऐसे ना गढ़ 36 में ना गड़ैया रही, ऐसा कोई गढ़ नहीं है। ठीक है, और तुम्हारे जैसा लड़ने वाला कोई शासक नहीं है। ठीक है, फिर हिम्मत से ना लड़ैया रही, ठीक है, मर्दुमी रही ना मर्दन के, ठीक है, ऐसा कोई क्या नहीं है, पौरुष व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे जैसा हिम्मत से लड़ सकता है। किसके लिए कह रहा है, लक्ष्मी निधि राय। तो जितने भी चारण कवि लोग हैं ना, अपने राजाओं को बहुत चढ़ा के रखते थे। ठीक है, जैसे चंदर बरदई पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के लिए बड़ी लंबी लंबी बात किया है। ठीक है, लायक भी रहा होगा उसके, लेकिन थोड़ा सा अलंकरण हमको दिखता ही है। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले प्रथम प्रयोग छत्तीसगढ़ का हमको कहां दिखता है, 1487 में लक्ष्मी निधि राय के चारण कवि दलराम राव ने अपनी रचना में इसका उल्लेख किया है। समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक है, चलो। उसके बाद दूसरी बार इसका प्रयोग कब हुआ, सन 1746 ईस्वी में, और विक्रम संवत में अगर हम जाएंगे तो विक्रम संवती का 1689 में। ठीक है, तो 1689 और यहाँ सन 1746 में जो इस समय के कवि थे, प्रसिद्ध कवि कुल दिवाकर के नाम से ये क्या है, प्रसिद्ध है, कौन, गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र की रचना का नाम क्या है, खूब तमाशा। ठीक है, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, आपको सीसेट के पेपर में भी पूछता है इसको, यानी जो अपना एप्टीट्यूड पेपर है सेकंड पेपर, वहां भी हिंदी और छत्तीसगढ़ी के पोर्शन में एक बार पूछता है, और दूसरा ये तो अपने को मेन फर्स्ट पेपर में इसका पूछता ही है कि खूब तमाशा किसकी रचना है। तो गोपाल मिश्र द्वारा रचित खूब तमाशा में भी इस क्षेत्र के विषय में या छत्तीसगढ़ का डायरेक्ट हमको नाम मिलता है। ठीक है, तो क्या है इसमें उनकी पंक्तियां हैं, तो खूब तमाशा के छंद 7वें में, किसमें, छंद 7वें में क्या उल्लेख मिलता है, बरन सकलपुर देव देवता नर नारी रस रस के। ठीक है, बरन सकलपुर देव देवता नर नारी रस रस के, बसाए छत्तीसगढ़ कुरी सब दिन रसवासी बस बस के। ठीक है, तो जहां पर छत्तीसगढ़ के लोगों के विषय में बात किया जा रहा है, ठीक है, कि देवी देवता के या देव देवता की जगह रहने वाले लोग यहाँ पर निवास करते हैं, वो क्षेत्र कौन सा है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको छत्तीसगढ़ का एक उल्लेख मिलता है। इसके अलावा इसके ठीक 150 वर्षों के बाद, ठीक है, 150 सालों के बाद या 150 वर्षों के बाद 1896 ईस्वी में, नोट करके रख लेना, 1896 ईस्वी में बाबू रेवाराम ने अपनी कृति है ना, जिसका नाम क्या है, विक्रम विलास। क्या नाम है, विक्रम विलास। विक्रम विलास सिंहासन बत्तीसी का पद्य अनुवाद है। ठीक है, उसका क्या है, ट्रांसलेशन है, किसका, सिंहासन बत्तीसी का। यह प्रश्न पूछा भी गया है कि सिंहासन बत्तीसी का पद्य अनुवाद की रचना कौन सी है। ठीक है, तो एक क्या है, विक्रम विलास, या दूसरा तरीके से इसको प्रश्न पूछा जाता है कि विक्रम विलास, ठीक है,
का जो किसका पद्य अनुवाद है, तो किसका पद्य अनुवाद है वो सिंहासन बत्तीसी का। तो इसमें छत्तीसगढ़ का प्रयोग कहाँ पे आता है, ये कहता है तिनमे दक्षिण कौशल देशा, ठीक है, क्या बोलता है, तिनमे दक्षिण कौशल देशा जहां हरि अवतु केसरी बेसा तसु मध्य छत्तीसगढ़ पावन पुण्य भूमि सुर मुनि मन भावन। ठीक है, तो ऐसा उल्लेख किसमें मिलता है हमको, विक्रम विलास में भी मिल रहा है। ठीक है, पहला डेट क्या बताया 1487, दूसरा 1746 और तीसरा जो है 1896। सीरीज याद रखना 1487, 1746 और 1896। 1746 तक याद रखो, उस पर 150 जोड़ देना तो 1896 आपका आ जाएगा। हुआ, नोट कर लिए किसकी किसकी रचना है। 1487 की दलराम राव की रचना है, उसके बाद फिर गोपाल मिश्र की खूब तमाशा 1746 में, और उसके बाद 1896 में बाबू रेवा राम की विक्रम विलास। ठीक है, जो किसका पद्य अनुवाद है, सिंहासन बत्तीसी का। ठीक, आगे बढ़े। इसके बाद प्रथम छत्तीसगढ़ी शिलालेख का उल्लेख। मैंने इस अभिलेख को देखा भी है, पढ़ा भी है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कि उसमें छत्तीसगढ़ी का प्रभाव है, लेकिन पूर्णतः मैं भी नहीं बोल सकता क्योंकि वो छत्तीसगढ़ी में लिखा हुआ है या वो है ही नहीं ऐसा, क्योंकि उस तरफ की जो भाषाओं का जो प्रयोग है, बोली का प्रयोग है बस्तर में, थोड़ा सा अलग ही है। लेकिन फिर भी अध्ययन के दृष्टिकोण से हमको इसको पढ़ना अनिवार्य है। तो प्रथम छत्तीसगढ़ी शिलालेख के रूप में इसको बताने वाले कौन है, डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र। ठीक है, रविंद्रनाथ मिश्र के अंडर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में कई लोगों ने क्या किया है, अपनी शोध उपाधि लिया है, पीएचडी किया है। ठीक है, इतिहासविद हैं ये, और ये उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं इतिहास अध्ययनशाला पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा जो संस्कृत बोर्ड है छत्तीसगढ़ का, उसके अध्यक्ष भी रहे हैं और सदस्य भी रहे हैं ये। ठीक है, तो और इतिहासविद के तौर पर बहुत जाने मानते हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी में इनकी कई किताबें मिलती हैं। तो इतिहासविद डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र ने दंतेवाड़ा के शिलालेख को प्रथम छत्तीसगढ़ी शिलालेख माना है, जिसको कब लिखा गया है, सन 1702 में। 31 मार्च सन 1702 ईस्वी में लिखे गए शिलालेख को छत्तीसगढ़ी शिलालेख मानते हैं, जो तत्कालीन बस्तर के राजा के राजगुरु मैथिली पंडित भगवान मिश्र ने लिखा था। किसने लिखा था, भगवान मिश्र की लिखी हुई वो दंतेवाड़ा के शिलालेख का उल्लेख करते हुए ये कहते हैं कि वो संभवतः क्या है, पहली छत्तीसगढ़ी क्या है, शिलालेख है। और इस बात का उल्लेख कौन करते हैं, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। ये कौन है मालूम है ना आप लोगों को, है ना, कौन है, हाँ, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार। ठीक है, इस गीत के रचयिता है, और कौन है वो, माननीय मुख्यमंत्री जी के सब समझदार हो। ठीक है, तो डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने भी अपनी रचनाओं में या छत्तीसगढ़ी के विकास के विषय में जब उन्होंने लिखा है, तो उसमें भी वो क्या करते हैं, इस बात को केंद्रित करते हैं। ठीक है, कि प्रथम छत्तीसगढ़ी शिलालेख जो है वो कौन सी है, कौन सी है, दंतेवाड़ा की शिलालेख। ठीक है, चल आगे बढ़े। हाँ, कुछ नोट करना है, नोट करो। दंतेवाड़ा का शिलालेख प्रथम छत्तीसगढ़ी शिलालेख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसको बताने वाले व्यक्ति कौन है, इतिहासविद डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र। ठीक है, हो गया। शॉर्ट में लिखो, पूरा लाइन थोड़ी लिखना है। ठीक है, नोट्स ऐसा बनाओ जो बाजू वालों को समझना है, सही है नहीं। मैं जब पढ़ता था तो अभी वो दृष्टि में है सर, है ना, बीपीएससी और यूपीपीएससी, ऐसा 2 सेगमेंट देखते हैं, पॉलिटी और हिस्ट्री पढ़ाते थे मैं, आलोक सर। तो हमेशा यही बोलते थे क्लास में, आप लोग पढ़ाने के दौरान, अब थोड़ा बिहारी टर्मिनोलॉजी में थोड़ा सा आता है ना, कि आप लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई, ठीक है, पूरा पढ़ाई नहीं था, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस दौरान नोट्स ऐसा बनाइए कि नोट्स आपके बाजू वाले को समझना है, ऐसा करते। तो ये वास्तविक तौर पे नोट्स वही होना चाहिए कि अपने अलावा किसी दूसरे को समझ में ना आए, तो वही नोट्स कहलाता है, याद भी रहता है लंबे समय तक। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, इसके बाद एक लेख आता है, ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर ही लीजिए। पीएन बोस का ये लिखा हुआ लेख है। ठीक है, ये भी आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने भी छत्तीसगढ़ बिहार के क्षेत्र पे इन्होंने काम किया है। और इन्होंने ये क्या कहा है पीएन बोस ने, पीएन बोस के अकॉर्डिंग, ठीक है, पीएन बोस का लेख है और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ लेख है। ठीक है, उसके लिए लिखा हुआ ये लेख था। इस लेख का नाम है नोट्स ऑन ट्राइब रूट्स एंड कस्टम्स ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका नाम आप नोट करके रखिए, पीएन बोस
जिसका लेख क्या है, नोट्स ऑन ट्राइब रूट्स एंड कस्टम ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, इस लेख में वो क्या कहते हैं, सबसे पहले बार बात कर रहे हैं वो बंगाल रेलवे के बारे में। जब वो उसमें इंजीनियर भी थे ये, ठीक है, उसमें बात हो रही है। वो क्या कह रहे हैं कि बंगाल रेलवे जो है, ठीक है, वो उस क्षेत्र को भेदते हुए निकलेगी जो शायद ही इस क्षेत्र की जनता या बाकी जो आम जनता है उस क्षेत्र के विषय में जानती होगी। ठीक है, पीएन बोस ने अपने लेख में लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया कि वो कहते हैं कि बंगाल रेलवे उस क्षेत्र को भेदते हुए जो निकलेगी, क्योंकि जो हावड़ा रूट जो निकला वो यहीं से निकला बंगाल रेलवे का, तो इस क्षेत्र को भेदते हुए निकलेगी, है ना, जिसके विषय में जनता को शायद ही मालूम हो। और उसके नाम का आधार क्या बताया, छत्तीसगढ़ बताया। क्या बताया उन्होंने, छत्तीसगढ़ बताया। और इसी पर सेंट्रल प्रोविंसेस के गजेटियर में इस क्षेत्र को क्या लिखा गया, छत्तीसगढ़ लिखा गया। सेंट्रल प्रोविंसेस एट बरार, सीपी एंड बरार इस क्षेत्र को हम बोलते थे, जिसमें बरार अलग हुआ, फिर सेंट्रल प्रोविंसेस को से टूटकर जब हम अलग हुए तो मध्य प्रदेश का क्षेत्र बना, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का शामिल नहीं। तो इससे पहले हम सेंट्रल प्रोविंसेस एट बरार कहलाते थे। ठीक है, जिसकी राजधानी क्या थी, नागपुर थी। ठीक है, तो सेंट्रल प्रोविंसेस के जेटीआर में इस क्षेत्र को क्या कहा गया, छत्तीसगढ़ कहा गया। और उसके लिए क्या आधार बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ है इसलिए क्या कहलाएगा, छत्तीसगढ़ कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। और ये रिपोर्ट किसकी है, पीएन बोस की है, नोट्स ऑन ट्राइब्स रूट्स एंड कस्टम ऑफ छत्तीसगढ़। ये नाम याद रखना। ठीक है, क्योंकि नया जो ट्रेंड आ रहा है आजकल का, तो नए ट्रेंड के अनुसार हम लोग ये देख सकते हैं कि आजकल कुछ भी पूछ रहा है। ठीक है, और कई नए नए फैक्ट्स के साथ में पूछ रहा है। तो ये जो फैक्ट्स है ब्रिटिश कालीन प्रतिवेदन से निकाला हुआ फैक्ट्स है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एग्न्यू की रिपोर्ट, कुछ ब्रिटिश कालीन प्रतिवेदन और चीशम की रिपोर्ट, अलग अलग पे हिंदी ग्रंथ अकादमी ने कंप्लीट कंपाइल एक वो निकाला था, रिपोर्ट निकाली थी, उसको हिंदी ट्रांसलेशन में निकाला था, उसी में से लिया गया ये पॉइंट है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसका फैक्ट मिलेगा। और इसको मान लीजिए किसी दिन अगर ये प्रश्न आता है, कुछ दावा आपत्ति करनी है, तो उसके लिए साक्ष्य भी उपलब्ध है। ठीक है, अगला आता है अपने को क्या, जेबी बेगलर का मत। अब पीएन बोस ये बोल दिया कि इस जगह के बारे में जनता जानती ही नहीं है। ठीक है, अब उसको काउंटर कौन कर रहा है, जेबी बेगलर कर रहा है। जेबी बेगलर अलेक्जेंडर कनिंघम के सहयोगी भी थे, उनके सबऑर्डिनेट भी थे, और बिहार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम किया, उसके साथ में छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया। वो यहाँ पर किस बारे में बात करते हैं कि वो जब बिहार में है तो उन्होंने सुन रखा है कि महाभारत काल का एक राजा था जिसका नाम क्या है, जरासंध। ठीक है, क्या नाम है, जरासंध। जरासंध के शासन काल में 36 चर्मकारों का परिवार उसके अत्याचार और उस राज्य की अराजकता के कारण, ठीक है, अशांति का जो माहौल उसके जरासंध के शासन काल में है उससे। ठीक है, तो यहां पे वो कहता है कि महाभारत काल में जरासंध के शासन काल में उसके राज्य के 36 चर्मकारों का परिवार दक्षिण की ओर प्रस्थापित हो गया, या दक्षिण की ओर आकर क्या हो गया, बस गया। ठीक है, और उन्होंने इस क्षेत्र के में जिस राज्य का या जिस भूभाग का उन्होंने स्थापना किया, वो क्षेत्र क्या कहलाने लगा, छत्तीसगढ़ कहलाने लगा। पृथक जो स्थापना की वे क्या कहलाया, छत्तीसगढ़ कहलाया। और छत्तीसगढ़ बाद में बदलते बदलते क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ये थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता है वाला मामला, लेकिन वो क्या कहता है कि जब हम बिहार में थे ना, ऐसी वाला, ठीक है ना, जब हम बिहार में थे तो वहां पे हमने सुन रखा था, अनुश्रुतियों पे बात करता है वो, किस पे, अनुश्रुतियों पे, कि जनता जनश्रुति जो थी ना, उन जनश्रुतियों पे कि जनता वहां की ये कहती है। और बेसिकली हम ये भी देखते हैं कि बिहार और छत्तीसगढ़ का संबंध थोड़ा ज्यादा जोड़ा जाता है, क्योंकि माई, महतारी ये शब्द वहां भी प्रयोग होता है और छत्तीसगढ़ में भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी जिसको हम लोग कोसली भी बोलते थे ना, तो वहां के जब बिहार आप जाएंगे तो बिहार के कुछ पुराने उधर कोसली बोलते हैं ना आप लोग, ऐसा वाला थोड़ा सा एक टर्म आता है। ठीक है, तो कोसली यानी जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी भी बोलते हैं आज के डेट में, तो उसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिहारी भाषा या उससे हमको मिलता है। तो उसी के आधार पर जेबी बेगलर ने अपनी एएसआई रिपोर्ट पार्ट 8 में, ठीक है, अपनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ रिपोर्ट के पार्ट 8 में उसने क्या किया था, इस बात का उल्लेख किया था। ठीक है, जेबी बेगलर। और किसको गलत साबित कर रहा है वो, पीएन बोस को। ठीक है, पीएन बोस ने जो बोला कि इस जगह के बारे में जनता जानती ही नहीं होगी, वो बोलता है कि बिहार और इस क्षेत्र की जनता पूरे क्षेत्र के बारे में जानती है। ये इसका नाम इस कारण से छत्तीसगढ़ पड़ा था, और उसके बातों को वो बता रहा है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये जनश्रुति है, और किंवदंती टाइप का भी लगता है कि थोड़ा सा एकदम अजीब टाइप का। 36 चर्मकारों का परिवार आया, छत्तीसगढ़ बन गया, वहां छत्तीसगढ़ से क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ऐसा। ठीक,
समझ में आया कि जेबी बेगलर क्या मत देता है, और जेबी बेगलर किसका सहयोगी था? अलेक्जेंडर कनिंघम का। ठीक, चलिए अब आते हैं कलचुरी काल में। तो कलचुरी काल में हमें जानते हैं कि कलचुरी काल की सबसे बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था जो होती थी वो कौन सी होती थी? गढ़ व्यवस्था। क्या होती थी? गढ़ व्यवस्था। जैसे ग्राम है, ग्राम उनके प्रशासन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती थी। 7 गांवों का एक समूह क्या बनता था? बरहो बनता था। क्या बनता था? बरहो। एक बरहो में 7 गांव होते थे, ठीक है, और एक गढ़ में 12 बरहो होते थे। कितना बरहो होते थे? 12 बरहो। तो एक बरहो में 7 गांव, ठीक है, और 12 बरहो में कितने गांव हो जाएंगे? टोटल 84 गांव। तो एक गढ़ में कितने गांव आ गए? 84 गांव आ गए, ठीक है, 12 7 84, ठीक है। एक बरहो में एक बरहो 7 गांव का समूह एक बरहो बनता था, और 12 बरहों का समूह क्या बनता था? गढ़ बनता था। तो ऐसी गढ़ व्यवस्था जो थी कलचुरी काल की एक प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था होती थी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। कलचुरी काल में गढ़ व्यवस्था के विषय में बहुत बातें की गई है, और मुख्य रूप से जो राजा कल्याण साय थे कलचुरी काल में, तो कल्याण साय ने अपनी राजस्व बंदोबस्त जो पुस्तिका है, उन्होंने जिस आधार पर राजस्व व्यवस्था की थी, तो उन्होंने भी 18 गढ़ों का उल्लेख किया। उनके अनुसार भी शिवनाथ के उत्तर में 18 और शिवनाथ के दक्षिण में कितने गढ़ थे? 18 गढ़ थे, ठीक है, और टोटल कितने हो गए? 36 गढ़ हो गए। इसके बाद का उल्लेख किसमें मिलता है? कल्याण साय की जो पुस्तिका थी, राजस्व बंदोबस्त की जो पुस्तिका थी, जिसमें वो टैक्स लगान वगैरह की व्यवस्था जब बना रहे हैं, उसमें मिलता है हमको, ठीक है। और इस बात को लकीली कौन मानता है मालूम? ठीक है, जो उस काल में यानी ब्रिटिश काल की जब हम बात करेंगे तो चीशम, मिस्टर चीशम बिलासपुर के एक राजस्व अधिकारी थे, जिनको ये पुस्तिका क्या हो गई थी? एज इट इज प्राप्त हो गई थी, ये कल्याण साय की पुस्तिका। वो बोलते हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे कल्याण साय की ये पुस्तिका मिल गई, नहीं तो मैं ये जमा बंदोबस्त प्रणाली बनाता कैसे और नए परगनों को सेट कैसे करता, ठीक है। तो उसके आधार पर उसने क्या किया? 36 गढ़ों का उल्लेख किया कि हाँ, इनकी पुस्तिका में 36 गढ़ों का उल्लेख है, ठीक है। तो कलचुरी काल में इस तरीके से मिलता है। इसके अतिरिक्त बाबू रेवाराम कलचुरी काल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, है ना। तो बाबू रेवाराम की एक अप्रकाशित ग्रंथ है जिसका नाम है तवारीख ए है वंशी। क्या है? तवारीख ए है वंशी। ये किनको कहा जाता था? कलचुरियों को कहा जाता था। जब हम लोग कलचुरी पढ़ेंगे ना, उसमें मैं बताऊंगा इसको, ठीक। तो कलचुरियों को क्या कहा जाता था? है वंशी कहा जाता था। तो तवारीख ए है वंशी में भी 36 गढ़ों का उल्लेख कौन करते हैं? बाबू रेवाराम करते हैं। किस काल में? कलचुरी काल में, ठीक है। समझ में आया? हो गया नोट। पहला कल्याण साय का बंदोबस्त, दूसरा बाबू रेवाराम की तवारीख ए है वंशी, और उसके बाद चीशम की रिपोर्ट, है ना, चीशम की रिपोर्ट। हो गया होगा, ठीक। आगे बढ़े, चलिए। अगला आता है मुगल काल में और मराठा काल में क्या कहते थे। मुगल काल और मराठा काल लगभग पैरेलली है ना, थोड़ा कुछ भाग जो है। अब इसमें मुगल काल में यह संपूर्ण क्षेत्र जो है रतनपुर राज्य के नाम से जाना जाता है, और इसका प्रमाण हमको किसमें मिलता है? आईने अकबरी में। आईने अकबरी किसने लिखा है? अब अकबर के 9 रत्नों में से एक जो है अबुल फजल ने। किसने लिखा है? अबुल फजल, है ना। अबुल फजल फैजी 2 भाई थे, ठीक है, और अकबर के 9 रत्नों में से एक भी थे। तो आईने अकबरी में क्या लिखा है उसने? इस क्षेत्र को रतनपुर राज्य बताया है। मराठाओं के समय में भी बहुत समय तक रतनपुर राज्य का उल्लेख आता है, परंतु यहाँ पर जो गढ़ व्यवस्था थी, और उस टाइम तक लगभग मराठों के समय तक कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था, तो उन्होंने यहाँ पर छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग करना प्रारंभ किया था मराठों, है ना। कहीं ना कहीं मराठों के समय मोड़ी लिपि वगैरह भी जो चलती थी ना, उसमें भी उसका उल्लेख मिलता है, ठीक है, कि यह जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ का। तो लगभग मराठाओं के टाइम तक का हमको ये उल्लेख मिल जाता है, ठीक है। ये है नोट्स में है, इसको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ध्यान में रखो कि मुगल काल में इस राज्य को क्या कहा गया है? रतनपुर कहा गया है, ठीक। अगला आता है हमारा क्या? ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में सबसे पहले शासकीय आधार पर इस राज्य को या इस क्षेत्र को नाम देने का जो काम है, या नाम देने का जो प्रस्ताव है, शासकीय आधार पर, है ना, ठीक है, एक बेस बनाकर 1795 में कैप्टन ब्लंट,
ठीक है, ये आया हुआ था छत्तीसगढ़ एकाधिकार रूप में। तो कैप्टन ब्लंट ने 1795 में सबसे पहले शासकीय आधार पर यह प्रस्ताव रखा कि इस क्षेत्र का नाम क्या होना चाहिए, छत्तीसगढ़ होना चाहिए। क्या प्रस्ताव रखा इसने, इस क्षेत्र का नाम क्या होना चाहिए, छत्तीसगढ़ होना चाहिए। कब रखा है, 1795 में। और किसने रखा है, जोर से बोलो, कैप्टन ब्लंट ने रखा है। इसके बाद जब नागपुर से हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट हो रहा है, छत्तीसगढ़ को रूल किया जा रहा है, तो उस दौरान पे नागपुर दरबार में जो पदस्थ थे ब्रिटिश रेजिडेंट, उनका नाम है जेनकिंस। क्या नाम है, जेनकिंस। जेनकिंस भी क्या करते थे, जब इस क्षेत्र के विषय में रिपोर्ट लिखते थे तो अभी तक छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग नहीं किया था जमींदारियों के विषय में। लेकिन जैसे ये 1795 में ये प्रस्ताव आया कि हमको क्या करना चाहिए, इस राज्य को हमको छत्तीसगढ़ कहना चाहिए, तो उसके बाद जेनकिंस ने अब जो नई रिपोर्ट लिखी, ठीक है, तो उसका नाम क्या रखा, जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, अब इस जगह के लिए रिपोर्ट जब तैयार हो रही थी तो अब जेनकिंस क्या लिख रहा है उसको, जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये ध्यान में रखना, ये किसकी रिपोर्ट है, जेनकिंस की। और ये क्या है, एक ब्रिटिश रेजिडेंट है जो कहां से शासन करता था, नागपुर से। ठीक, और इसी से चलकर इस क्षेत्र का नाम क्या हुआ, यहां से लोकप्रिय बन गया छत्तीसगढ़। ठीक है, और मान लीजिए योगी आदित्यनाथ होंगे तो कोसल। ठीक है, बदल जाएगा, हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़, है ना, छत्तीसगढ़ के गढ़। ठीक है, गढ़ क्या होता है ना, वो तो आप लोग बोल रहे हो ना, किला ऐसा करके। ठीक है, तो किले का दो स्वरूप होता है, ठीक है, और गढ़ जो होता है उसका स्वरूप थोड़ा सा अलग होता है। लगभग हम लोग सिमिलैरिटीज लेते हैं, लेकिन गढ़ का स्वरूप थोड़ा सा अलग है। छत्तीसगढ़ में जितने गढ़ पाए गए, ये छत्तीसगढ़ के जो गढ़ थे वो मिट्टी व पत्थर दोनों से निर्मित थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो गढ़ थे वो किससे निर्मित थे, पत्थर और मिट्टी दोनों के बने हुए क्या मिलते हैं हमको, गढ़ मिलते हैं। यहां पे मूल चीज क्या कि छत्तीसगढ़ के गढ़ों का जो सर्वेक्षण है वो किसने किया था, डॉक्टर श्याम कुमार पांडे जी ने। ठीक है, ये सागर विश्वविद्यालय के भारतीय पुरातत्व, है ना, या पुरातत्व विभाग के ये क्या थे, रीडर थे। ठीक है, कौन से विश्वविद्यालय में, सागर विश्वविद्यालय में। सागर विश्वविद्यालय के रीडर श्री श्याम कुमार पांडे जी ने छत्तीसगढ़ में जितने भी गढ़ थे उन गढ़ व्यवस्थाओं का या उन गढ़ों का क्या किया, सर्वेक्षण किया, आकलन किया। और उनका ये मानना है कि अधिकांश जो गढ़ हैं हमारे यहाँ के वो सब मौर्य काल से पूर्व के हैं। ठीक है, या तो उसके समय के हैं या तो उसके पूर्व के कुछ कुछ गढ़ हमको यहाँ पे प्राप्त होते हैं। यहाँ पे जितनी आहत मुद्राएं प्राप्त हुई, कुछ अभिलेख प्राप्त हुए, ठीक है, और कुछ जो उस काल के स्थापत्य का जो प्रभाव था वो हमको दिखा, तो उसके आधार पर वो बोलते हैं कि संभवतः यहाँ जो है ना ये मौर्य काल से पूर्व का यानी प्री मौर्यन पीरियड का यहाँ पे क्या मिलता है हमको, गढ़ मिलता है। इन गढ़ों में खास बात क्या थी, ये चतुष्फलकीय भी थे, यानी चतुष्कोणीय बन रहा था, ठीक है, या अष्टकोणीय बन रहा था, षटकोणीय बन रहा था, गोलाकार भी था और अंडाकार भी था। कितना बताया, अंडाकार, गोलाकार, षटकोणीय, अष्टकोणीय और चतुष्कोणीय। इतने अलग अलग कोण के आधार पर भी गढ़ बटे हुए थे, है ना। कोई हो सकता है चार कोण पे बना हुआ होगा, कोई षटकोण पे बना होगा, कोई अष्टकोण पे ऐसा उसका पूरा बाउंड्री बनाया गया होगा, कोई अंडा ओवल शेप में गढ़ को बनाया गया होगा। इस तरीके से अलग अलग कोणीय इस आधार पर भी क्या मिला हमको, गढ़ की व्यवस्था मिली। और इस बात को बताने वाले व्यक्ति कौन, श्याम कुमार पांडे जी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, अगर किसी दिन प्रश्न अगर पूछ लेता है कि छत्तीसगढ़ के गढ़ों का जो सर्वेक्षण कार्य है किसने किया था, तो श्री श्याम कुमार पांडे जी ने किया था। सागर विश्वविद्यालय के रीडर थे ये पुरातत्व विभाग के। गढ़ दो प्रकार के होते हैं। अब गढ़ों के प्रकार, सबसे पहला क्या, प्राचीर घेरा युक्त, और दूसरा होता है खाई युक्त। ठीक है, अब प्राचीर घेरा युक्त कैसा होगा, थोड़ा सा पहाड़ का टीला है, ऊंचाई पर है, और वहां पे क्या बनाया जाएगा, ऊंचाई पे, ऊंचाई का स्थल जो है ना प्राचीर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमेशा, जब 15 अगस्त को जब लाल किले पर ध्वजारोहण किया जाता है, ठीक है, तो उस समय कहते हैं ना कि आज लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, है ना, लाल किले की प्राचीर से, ठीक है, यह ध्वजारोहण का कार्यक्रम या स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम, है ना, प्रारंभ होने जा रहा है, ऐसा उद्बोधन होता है ना। तो प्राचीर क्या, वो ऊंचाई का जो स्थल है ना, सबसे टॉप का,
वहां पे क्या मिलता है, वो प्राचीर युक्त, यानी कि आपका क्या है, ऐसे पहाड़ का क्षेत्र रहेगा और ऊपर में आपके टॉप में किला रहेगा। ठीक है, ऐसे सीढ़ियां वगैरह बनते हुए आपका सुरक्षात्मक आवरण बनाया जाता है उसमें भी। दूसरा जो किला होता है या दूसरा गढ़ जो होता है आपका, वो खाई युक्त होता है। पहला मैंने क्या बता दिया, प्राचीर घेरा युक्त, और दूसरा होता है खाई युक्त। तो खाई युक्त कैसे बनता है, एक बीच का मध्य का स्थल रहेगा बड़ा सा, ठीक है, ये स्थल आपका क्या है, ये पूरा किला का क्षेत्र है। यहाँ पूरा आपका महल वगैरह जो व्यवस्था है, राजा का महल हमेशा क्या होगा, बीच में होगा। ठीक है, ऐसा पूरा बना हुआ है। इसको सुरक्षात्मक बनाने के लिए क्या किया जाता था, आक्रमण से, एकाएक आक्रमण से बचाने के लिए चारों ओर खाई बनाई जाती थी। ऐसे ये क्या बन गई, खाई बन गई। इसमें किसी एक द्वार से क्या होता है, एंट्रेंस होता है। और देखे हो ना आप लोग पुरानी मूवियों वगैरह में कि ऐसा द्वार एक बार खुलता है और बंद कर दिया जाता है। ठीक है, रास्ता एक होता है और चारों ओर क्या होती है, पूरी खाई होती है। और इस खाई में क्या किया जाता है, पानी, कहीं ना कहीं से जल का एक केंद्र होता है, वहां से किसी झील से या किसी नहर वगैरह से वहां पानी आते रहता है। ठीक है, पानी भरा होता है और वहां घड़ियाल पाले जाते हैं। क्या पाले जाते हैं, घड़ियाल, मगरमच्छ, घड़ियाल, ताकि पानी के रास्ते आप कहीं ना कहीं अगर घुसने का अगर प्रयास करोगे तो कहाँ पहुंचोगे, सीधे ईश्वर के पास। ठीक है, तो घड़ियाल उसका शिकार करेगा ना। ठीक है, आप जितनी मूवी बाहुबली में देख लेना, बाहुबली में भी वो दिखाया है वो सीन, है ना। फर्स्ट वाले पार्ट में तो वो कूदता है, ठीक है, और वहां जैसे पानी में कूदता है, घड़ियाल उसके पैर को काटने के लिए ऐसा आता है, सीन बस ऐसा निकलता है, बस सेकंड का है वो, अगर ध्यान से देखोगे तो। और वो सीधा कहाँ निकलता है, नगर में प्रवेश करता है देव सेना को लेने के लिए। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो गढ़ व्यवस्था ऐसी होती है। और प्राचीर युक्त अगर गढ़ देखना है तो प्राचीर युक्त गढ़ का छोटा सा एग्जाम्पल बस है वो, हालांकि बहुत बड़ा क्षेत्र बन नहीं है, लेकिन गढ़िया पहाड़ चल देना, कांकेर की। ठीक है, कांकेर में गढ़िया पहाड़ में ऊपर में तो महल का वगैरह रहता था, राजा वहां कुछ समय बिताता ही था अपना, तो चारों ओर पूरा बाउंड्री से घिरा हुआ। ठीक है, उसको भी सुरक्षात्मक बनाया जाता है कि राजा अचानक अगर आक्रमण हो गया तो किसी पीछे के गढ़ के किनारे से क्या निकला जाएगा, उसको रास्ता राजा को निकालने का मुख्य द्वार, मतलब वो एक गुप्त द्वार होता था। ठीक है, सुरंग टाइप की। और दूसरा क्या कि अगर वैसे प्राचीर युक्त जब बना है ना जगह, तो वहां पर बीच बीच में से होल रखे रहते थे रास्तों को बनाने के, ताकि वहां से गर्म तेल वगैरह डाल दिया जाए। तो अगर इस तरीके का प्राचीर युक्त अगर आपको किला या गढ़ देखना है ना, तो आप जा सकते हो क्या, औरंगाबाद में दौलताबाद का किला। ठीक है, औरंगजेब के टाइम पे जो बना था, दौलताबाद का किला बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर पे बना है। वहां खाई भी है और वहां ऊपर तक पहुंचने के लिए क्या बना हुआ है, उस तरीके का रास्ता बना हुआ है, और ऐसे छिद्र है छोटे छोटे। ठीक है, मतलब ऐसे गोला है जहां से वो गर्म तेल वगैरह से सिपाहियों पे डाल देते, ताकि राजा तक पहुंचने में क्या रहे, है ना, जो सिपाही जो आक्रमणकारी है उन पर कठिनाइयां रहे, मतलब उनको परास्त करने का ये माध्यम बना। तो इस तरीके से गढ़ की व्यवस्था होती है। हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये मानता है कि शिवनाथ, यह बात कही जाती है कि शिवनाथ के उत्तर में 18 और दक्षिण में 18। ठीक है, तो उत्तर के 18 किसकी शाखा में आते हैं, रतनपुर। ठीक, और दक्षिण का किस में आता है, रायपुर में। तो ऐसे 18 गढ़ों का समूह है, जिसके आधार पर हम क्या देखते हैं, छत्तीसगढ़ों को बांटते हैं। और ये जो दो टेबल मैं आप लोग को दे रहा हूं, ठीक है, दो टेबल में आपके ये गढ़ है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और इसको पढ़ना ही है क्योंकि पूछता भी है, कई बार सुमेलित करने आदि के लिए पूछा हुआ भी है। जैसे रतनपुर शाखा के अंतर्गत रतनपुर, मारो, विजयपुर, खरौद, कोटगढ़, नवागढ़, सोड़ीगढ़, ओखरगढ़, पंडरा, भट्टा, रिसेमरिया, मदनपुर, कोसगई, लाफा, केंदा, मातिन, उपरोड़ा, पेंड्रा, करकट्टी, कंडरी। ठीक है, तो इतने जो आपके क्या है 18 गढ़ हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, आपके रतनपुर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर क्या आते हैं बाकी 18 गढ़, रायपुर के अंतर। तो रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगारपुर, लवन, ओमेरा, दुर्ग, सारदा, सिरसा, मोहंदी, खल्लारी, सिरपुर, राजिम, फिंगेश्वर, सिंगारगढ़, सुअरमार, टेंगनागढ़ और अक्कलवाड़। ठीक है, तो इतना जो 18 गढ़ है वो किसके शाखा में आता है, रायपुर के। तो इसको आप लोग को याद करना ही है, ये ध्यान में रखिएगा। 2-3 बार किसी न किसी प्रकार से, चाहे सुमिलित करने के लिए या सुमिलित नहीं है, तो इस तरीके का प्रश्न इस पर क्या करता है, आपको पूछता है। ठीक, तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था या हमारी आज की जो सभा थी, यहीं पे क्या होती है, समाप्त होती है। अगर आप लोग का कुछ प्रश्न है तो प्रश्न भी आप लोग क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, और बाकी फिर जो पढ़ाया हूं उसको आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क करके आएंगे। ठीक है।